नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं पार्थसारथी क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 50 प्रश्न है ये, जो आपके लिए यूपीएचईएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। इसके अलावा एमपीपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो कि अगले साल तक आ जाएगी, उसके लिए भी यह उपयोगी साबित होंगी। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के बारे में है? यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के बारे में है? ऑप्शन पहला है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है जयचंद्र प्रकाश, तीसरा है खुमान रासो, चौथा है कीर्तिलता। तो इसका आंसर है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर, इसकी ऐतिहासिकता को लेकर कई प्रकार का वाद विवाद चलता रहा है। कुछ विद्वानों ने इसको प्रमाणिक, तो कुछ विद्वानों ने अप्रमाणिक, तथा कुछ विद्वानों ने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है। प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। इसके अतिरिक्त अप्रमाणिक इसको जो मानते हैं, अनैतिहासिक मानते हैं, उनमें डॉक्टर बूलर, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीरा चंद्र ओझा। इसके अतिरिक्त कुछ लोग इसको अर्ध प्रमाणिक भी मानते हैं। इनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा जी का नाम प्रमुख है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास, ना साहित्य के जिज्ञासुओं के काम का है। पृथ्वीराज रासो के बारे में यह कथन किस आलोचक का है? यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास और ना साहित्य के जिज्ञासुओं के काम का है। पृथ्वीराज रासो के बारे में यह कथन किस आलोचक का है? पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है नामवर सिंह, चौथा ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं और इसी वजह से उन्होंने इसके विषय में कहा, यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास, ना साहित्य के जिज्ञासुओं के काम का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किस हिंदी साहित्यकार का है? पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन है रामकुमार वर्मा। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो, अमीर खुसरो 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी में इन्होंने खड़ी बोली में ही साहित्य की रचना की। सबसे पहले इन्हीं की साहित्य में खड़ी बोली के हमें दर्शन होते हैं। तो यह कथन, यह महत्वपूर्ण कथन है, यह महत्वपूर्ण कथन रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है, आदि काल को संधि काल और चारण काल किसने कहा है? प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। आदि काल को संधि काल और चारण काल किसने कहा है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है सुमन राजे, चौथा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। सभी लोगों ने आदि काल को अलग अलग नाम से कहा है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमन राजे, राम कुमार वर्मा ने भी अलग अलग नाम से इसको संबोधित किया है। तो इसका आंसर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने ही संधि काल और चारण काल आदि काल को कहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आदि काल को बीज बपन काल किसने कहा है? आदि काल को बीज बपन काल किसने कहा है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन है रामकुमार वर्मा। तो इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का हम सभी लोग जानते हैं, हिंदी साहित्य को विकास में, इन हिंदी भाषा को परिष्कृत करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। पूर्व में जो 19वीं शताब्दी में जो एक के प्रारंभ के समय जो ब्रज भाषा, अवधी भाषा में जो साहित्य की रचना हो रही थी, उसको इन्होंने खड़ी बोली में परिवर्तित किया और उसको मुख्य साहित्य की भाषा बनाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। आदिकाल को, अगले प्रश्न है छठवां प्रश्न, आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा सुमन राजे, चौथा वासुदेव सिंह। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा है और सुमन राजे ने इसको आधार काल कहा है।
तो इसका ऑप्शन है वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह इसका ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, परमात्म प्रकाश तथा योगसार किसकी रचनाएं हैं? परमात्म प्रकाश तथा योगसार किसकी रचनाएं हैं? पहला ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है हेमचंद, चौथा ऑप्शन है जोगेंद्र। यह प्रश्न काफ़ी बार पहले पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर है जोगेंदु, यानी योगेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, किसने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग घोषित किया है? किसने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग घोषित किया है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है रामकुमार वर्मा। रामचंद्र शुक्ल इसको आदिकाल को वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसको बीज वपन काल, और रामकुमार वर्मा का हम पहले देख चुके हैं, इसको इन्होंने संधि काल और चरण काल कहा है। तो इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस ग्रंथ में राम को अंत में प्रश्न क्रमांक 9 है, किस ग्रंथ में राम को अंत में मुनींद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है? किस ग्रंथ में राम को अंत में मुनींद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है? पहला ऑप्शन है पौमचर्यु, दूसरा ऑप्शन है जसहरचर्यु, तीसरा ऑप्शन है रिट्ठेमणिचर्यु, चौथा ऑप्शन है परमात्म प्रकाश। पहला ऑप्शन पौमचर्यु, दूसरा जसहरचर्यु, तीसरा रिट्ठेमणिचर्यु, चौथा ऑप्शन परमात्म प्रकाश। तो इसका आंसर है पहला पौमचर्यु। पौमचर्यु में 5 कांड और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य। अपभ्रंश में कृष्ण कथा को आरंभ करने का श्रेय भी स्वयंभू को दिया जाता है, स्वयंभू द्वारा रचित है पौमचर्यु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा है? डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा है? पहला ऑप्शन है स्वयंभू, दूसरा ऑप्शन है पुष्यदंत, तीसरा ऑप्शन है हेमचंद्र, चौथा ऑप्शन है जोगेंदु। तो इसका आंसर है स्वयंभू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का पद समझा जाता था। उक्त कथन किस हिंदी साहित्यकार का है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है नगेंद्र, चौथा ऑप्शन है रामकुमार वर्मा। तो इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल से संबंधित, उनकी कथनों से संबंधित काफ़ी प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट द्वारा में पूछे जाते हैं। तो उनके प्रत्येक कथन को हमें काफ़ी ध्यान से देखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? पहला ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है गणपति चंद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है रामकुमार वर्मा। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसका आंसर है गणपति चंद्रगुप्त। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान या अब्द हमारे इनका नाम है को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं इस राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो इसका ऑप्शन हो गया अपना गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये सब विद्यापति जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पहला ऑप्शन है मैथिली, दूसरा ऑप्शन है अपभ्रंश, तीसरा ऑप्शन है अबहट्ट और चौथा ऑप्शन है ब्रज। तो इसका आंसर है अबहट्ट। अपभ्रंश का अगला रूप है
अबहट्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 14वां, रासो शब्द की उत्पत्ति। रासो शब्द के संबंध में अनेक विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग शब्दों से मानी है। इसी के संबंध में यह प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से किसने मानी है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है गारसा दत्त तासी, चौथा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। तो इसका आंसर है गारसा दत्त तासी। गारसा दत्त तासी के संबंध में एक महत्वपूर्ण उल्लेख है कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेच्योर इंडो हिंदुस्तानी नाम की पुस्तक लिखी, जो कि फ्रेंच भाषा में थी। इसका प्रकाशन 1839 में प्रथम भाग का किया गया था, दूसरा 1847 में और तीसरा संस्करण 1871 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15वां, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से किसने मानी है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा गारसा दत्त तासी, चौथा राम कुमार वर्मा। प्रश्न फिर से देखते हैं, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से किसने मानी है? तो पिछली बार हम देख चुके हैं गारसा दत्त तासी का जो था प्रश्न, उनका ऑप्शन रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में। तो इस बार ऑप्शन अपन फिर से देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गारसा दत्त तासी और राम कुमार वर्मा। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी उत्पत्ति रासक शब्द से मानी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से किसने मानी है? तो बता चुके हैं पिछली बार हम इस क्वेश्चन के बारे में। रामचंद्र शुक्ल पहला ऑप्शन है, इन्होंने रसायन से मानी है। दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है गारसा दत्त तासी, चौथा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। तो ये तो आपके लिए आसान हो ही जाएगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का रसायन शब्द से मानी है और गारसा दत्त तासी ने राजसूय शब्द से मानी है। तो ऑप्शन 2 बचते हैं हमारे प्रसाद। तो इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये पंक्तियां महत्वपूर्ण पंक्तियां, काफी बार परीक्षा में ये भी पूछी जा चुकी हैं। का आ तरुवर पंच बेडाल चंचल चिये पैठो काल। का आ तरुवर पंच बेडाल चंचल चिये पैठो काल। उक्त पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? पहला ऑप्शन है सरहपा, दूसरा ऑप्शन है लुइपा, तीसरा ऑप्शन है जगनिक और चौथा ऑप्शन है सबरपा। तो इसका आंसर है लुइपा। सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा समझा जाता है। सबरपा के ये शिष्य थे, लेकिन इनका स्थान सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। सिद्धों की वाणियों के बारे में उक्त कथन किसका है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है गणपति चंद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। सिद्धों की वाणियों के संबंध में इन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा कहा है, उनको केवल उनकी जो साहित्य था उसको केवल सांप्रदायिक शिक्षा कहा है। तो इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ही सिद्धों का जो साहित्य था, सिद्धों से उसको आदिकाल में शामिल नहीं किया, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल में सिद्धों और नाथों के साहित्य को शामिल किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कनक कदली पर सिंह समारल तापर मेरु समाने। कनक कदली पर सिंह समारल तापर मेरु समाने। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है विद्यापति, तीसरा ऑप्शन है हेमचंद्र, चौथा ऑप्शन है अब्दुल रहमान। तो इसका आंसर है पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा विद्यापति, तीसरा हेमचंद्र, चौथा अब्दुल रहमान। तो इसका उत्तर हो गया अपना विद्यापति। इसका आंसर है विद्यापति, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। कनक कदली जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
20वां प्रश्न है, रासो मूलतः सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा गया है, यह कथन किसका है? रासो मूलतः सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा गया है, यह कथन किसका है? रासो के संबंध में, पृथ्वीराज रासो के संबंध में विद्वानों में आली मतभेद हुआ इसकी ऐतिहासिकता को लेकर। उसी के संबंध में यह कथन है कि रासो मूलतः सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा गया है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है गियर्सन, जॉर्ज गियर्सन, चौथा ऑप्शन है रामकुमार वर्मा। तो इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रावल बेल जो कि एक शिलाकृत कृति है, मतलब पत्थर पे जो है लिखी गई है, कि रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दूसरा ऑप्शन है रोड कवि, तीसरा ऑप्शन है दामोदर शर्मा, चौथा ऑप्शन है उद्यतन सूरी। तो इसका आंसर है रोड कवि। 10वीं शताब्दी में इसको लिखा गया है, रोड कवि इसका आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुबलाय माला कहा के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है उद्यतन सूरी, दूसरा ऑप्शन है रोड कवि, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, चौथा ऑप्शन है दामोदर शर्मा। तो इसका आंसर है उद्यतन सूरी। रोड कवि के बारे में अपन पिछला देख चुके हैं, रावल बेल उनकी रचना थी। उद्यतन सूरी ने कुबलाय माला कहा को लिखा है, ये 9वीं शताब्दी में इसको लिखा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है विद्यापति, तीसरा ऑप्शन है जयदेव, चौथा ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी। मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है? तो इसका आंसर है विद्यापति। विद्यापति इसका आंसर है। प्रश्न क्रमांक अगला 24 है। 24 की ओर चलते हैं। गोरक्ष विजय नाटक जो कि मैथिली भाषा में लिखा गया है, के रचनाकार है? गोरक्ष विजय नाटक जो कि मैथिली भाषा में लिखा गया है, के रचनाकार हैं? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है विद्यापति, तीसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो, चौथा ऑप्शन है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो इसका आंसर हो गया विद्यापति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोरा जोवना नवेलरा भयो है गुलाल पंक्तियों के रचनाकार। ये प्रश्न पहले भी यूजीसी नेट परीक्षा में पूछा जा चुका है। मोरा जोवना नवेलरा भयो है गुलाल पंक्तियों के रचनाकार है? पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल रहमान, तीसरा ऑप्शन है जायसी, चौथा ऑप्शन है कुतुबन। तो इसका ऑप्शन आंसर हो गया अमीर खुसरो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच, पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल का संबंध है? पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल का संबंध है? पहला ऑप्शन है सिद्धों से, दूसरा ऑप्शन है नाथों से, तीसरा ऑप्शन है जैनों से और चौथा ऑप्शन है सिखों से। प्रश्न फिर से देखते हैं। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल का संबंध है? पहला ऑप्शन है सिद्धों से, दूसरा ऑप्शन है नाथों से, तीसरा ऑप्शन है जैनों से, चौथा ऑप्शन है सिखों से। तो इसका आंसर हो गया नाथों से, क्योंकि नाथ जो है भारत के पश्चिमी भाग में इनका संप्रदाय का प्रसार अधिक रहा है, जबकि सिद्धों का प्रसार पूर्वी भारत में अधिक रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 है। इस छोटी सी पुस्तक को ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, यह कथन किस रासो काव्य के बारे में लिखा है? इस छोटी सी पुस्तक को ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, यह कथन शुक्ल ने किस रासो काव्य के बारे में लिखा है? पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, दूसरा ऑप्शन है खुमान रासो, तीसरा ऑप्शन है बीसल देव रासो, चौथा ऑप्शन है हमीर रासो। तो इसका आंसर हो गया है बीसल देव रासो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा। 28वां प्रश्न है। 9 लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा इन पंक्तियों के रचनाकार हैं?
पहला ऑप्शन है गोरखनाथ, दूसरा ऑप्शन है चंदबरदाई, तीसरा ऑप्शन है सरहपा, चौथा ऑप्शन है जगनक। 9 लाख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा। तो इन पंक्तियों का रचनाकार जो है इसका आंसर है गोरखनाथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29वां प्रश्न है, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुइयाँ छई। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़ियाँ छई। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है गोरखनाथ, दूसरा कन्हपा, तीसरा सरहपा, चौथा ऑप्शन है लोईपा। तो इसका आंसर है कन्हपा। यानी दार्शनिक कवि जो है सिद्धों के अंतर्गत इनको माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 30, पंडित सअल सत्य बखाणई। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, पंडित सअल सत्य बखाणई। इन पंक्तियों के रचनाकार है। पहला ऑप्शन है सरहपा, दूसरा ऑप्शन है जगनक, तीसरा ऑप्शन है गोरखनाथ, चौथा ऑप्शन है लोईपा। तो इसका आंसर हो गया सरहपा। सिद्ध संप्रदाय में चूंकि हम देखते हैं जाति प्रथा का इसमें जो है विरोध किया गया है, तो उसी संबंधित ये पंक्तियां हैं, पंडित सअल सत्य बखाणई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बौद्ध गान ओ दूहा का संपादन किसने किया है? 31वें नंबर का प्रश्न है, बौद्ध गान ओ दूहा का संपादन किसने किया है? पहला ऑप्शन है याकोबी, दूसरा ऑप्शन है हरप्रसाद शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है प्रबोध चंद्र बागची, चौथा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन। तो इसका आंसर है हरप्रसाद शास्त्री। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्यापति पदावली के पदों को नागिन की लहर किसने कहा है? विद्यापति पदावली के पदों को नागिन की लहर किसने कहा है? पहला ऑप्शन है बच्चन सिंह, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन। तो इसका आंसर हो गया है निराला। बच्चन सिंह ने इनको जातीय कवि कहा है विद्यापति जी को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तांबा तूंबा ये दुई सूचा, राजा हिते ये दुई ऊंचा। तांबा तूंबा ये दुई सूचा, राजा हिते ये दुई ऊंचा। तांबा जो धातु है, तूंबा साधु संत वगैरह जो पानी भरने के लिए अपने पास जो रखते हैं उसको तूंबा बोलते हैं। इन पंक्तियों के रचनाकार है अमीर खुसरो, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है चरपटनाथ, तीसरा ऑप्शन है स्वयंभू, चौथा ऑप्शन है सरहपा। तो इसका आंसर है चरपटनाथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भला हुआ जो मारिया बहणी मारा कंत। भला हुआ जो मारिया बहणी मारा कंत। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। एक नवयुवती अपनी सखी से कहती है कि अच्छा ही हुआ जो मेरे पति कंत युद्ध में मारे गए, क्योंकि अगर वो भाग कर आ जाते तो मैं लज्जित हो जाती। अगली इनकी पंक्तियों का जो अर्थ है, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं, क्योंकि यदि वो युद्ध से भाग कर आ जाते तो उसमें उनकी लज्जा होती। स्त्रियों अपनी सखियों के सामने उनको बहुत लज्जित होना पड़ता। पहला ऑप्शन है सरहपा, दूसरा ऑप्शन है हेमचंद, तीसरा ऑप्शन है चंदबरदाई, चौथा ऑप्शन है खुसरो। तो इसका आंसर है हेमचंद। हेमचंद्र ने शब्दानुशासन एक व्याकरण का ग्रंथ लिखा है, प्राकृतिक अपभ्रंश आदि भाषा का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35वां प्रश्न है। पुस्तक जल्लड़ हत दे चले गज्जन नृपकाज। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। पुस्तक को जल्लड़ के हाथ में देकर अपने राजा के काज से चले जाते हैं। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है चंदबरदाई, तीसरा ऑप्शन है स्वयंभू, चौथा ऑप्शन है दलपति विजय। तो इसका आंसर है चंदबरदाई। चंदबरदाई जो है युद्ध में जाते हैं तो अपने पुत्र को अपनी पुस्तक को देकर चले जाते हैं। 36वें नंबर का प्रश्न है। किसका बेटा किसकी बहू आप स्वार्थ मिलिया सहू। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। किसका बेटा किसकी बहू
आप स्वार्थ मिल यसहु। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है चरपटनाथ, तीसरा ऑप्शन है हेमचंद, चौथा ऑप्शन है सरहपा। किसका बेटा किसकी बहू, आप स्वार्थ मिल यसहु। 36वें नंबर का प्रश्न है। पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा चरपटनाथ, तीसरा हेमचंद, चौथा सरहपा। तो इसका आंसर हो गया चरपटनाथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वें नंबर का प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग हैं? समय है या सर्ग, इसको कुछ ही बोल सकते हैं। पृथ्वीराज रासो सबसे हिंदी साहित्य के प्रारंभ से इसको सबसे बड़ा जो है ग्रंथ है प्राचीन उस समय का। पहला है 72 सर्ग, ऑप्शन पहला है 72 सर्ग, दूसरा 27 सर्ग, तीसरा 69 सर्ग, चौथा 65 सर्ग। तो इसका आंसर हो गया 65 सर्ग। इन 69 सर्ग, माफ कीजिए, इसका आंसर हो गया 69 सर्ग। इसमें कनवज युद्ध जो सर्ग है वो सबसे बड़ा इसका सर्ग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 38वें नंबर का प्रश्न यह आश्चर्य की बात है कि क्या खुसरो के समय में भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी। यह आश्चर्य की बात है कि क्या खुसरो के समय में भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी उनकी पहेलियों में मिलती है। यह कथन किस हिंदी साहित्यकार का है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है नामवर सिंह, चौथा ऑप्शन है रामकुमार वर्मा। खुसरो जब साहित्य की रचना कर रहे थे तो उस समय साहित्य में भाषा अपहट्ट अपभ्रंश इन भाषाओं का प्रयोग किया था। राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जाता था, जबकि इनके साहित्य की जो भाषा थी वो खड़ी बोली थी। इसी वजह से इन्होंने कहा है कि खुसरो के समय में भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी की उनकी पहेलियों में मिलती है। तो पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा नामवर सिंह, चौथा रामकुमार वर्मा। इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभियंतर की त्यागे माया दुविधा मेटी सहज में रहे। अभियंतर अपने अंदर की माया को त्याग कर दुविधा को मेटकर सहज में रहना। अभियंतर की त्यागे माया दुविधा मेट सहज में रहे। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा चरपटनाथ, तीसरा ऑप्शन है गोरखनाथ, चौथा सरहपा। सहज पद्धति के संबंध में पहले भी एक प्रश्न में सहज शब्द आया था, तो इसमें अपन को ध्यान देना है। गोरखनाथ इसका आंसर है। अभी अंतर की त्यागे माया दुविधा मेटी सहज में रहे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40वें नंबर का प्रश्न है। देसल बैना सब जन मिठा। देसल बैना सब जन मिठा। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति, ये काफी बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। देसल बैना सब जन मिठा। देसी भाषा सबको प्रिय होती है। देसल बैना सब जन मिठा। पहला अमीर खुसरो, दूसरा विद्यापति, तीसरा स्वयंभू, चौथा सरहपा। तो इसका आंसर है विद्यापति। इन्होंने अपने काव्य की भाषा को देसी भाषा कहा था। 41वें नंबर का प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। छंदों का अजायब घर, छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? पहला ऑप्शन है जयचंद्र प्रकाश, दूसरा पृथ्वीराज रासो, तीसरा बीसलदेव रासो, चौथा खुमान रासो। छंदों का अजायब घर, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, इसमें अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। आंसर है पृथ्वीराज रासो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में नारी की निंदा की गई? पहला ऑप्शन है नाथ संप्रदाय, दूसरा सिद्ध संप्रदाय, तीसरा जैन संप्रदाय, चौथा बौद्ध संप्रदाय। प्रश्न फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में नारी की निंदा, महत्वपूर्ण है, नारी की निंदा किस संप्रदाय में की गई है? पहला नाथ संप्रदाय, दूसरा ऑप्शन सिद्ध संप्रदाय, तीसरा ऑप्शन जैन संप्रदाय, चौथा ऑप्शन है बौद्ध संप्रदाय। तो इसका आंसर है नाथ संप्रदाय। क्योंकि सिद्धों में नारियों का साथ, उसके साथ संसर्ग, इसको इनके संप्रदाय में महत्वपूर्ण माना गया था। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय बना था और इसमें नारी की निंदा इसमें की गई थी। अगले प्रश्न देखते हैं। 43वें नंबर का प्रश्न, बीसलदेव रासो में किसके वियोग का वर्णन है? मतलब जो इसकी जो नायिका है वो कौन है जिसके वियोग, जिसमें इसका वियोग का वर्णन है? पहला ऑप्शन है संयोगिता, दूसरा ऑप्शन है पद्मावती,
तीसरा ऑप्शन है राजमती, चौथा ऑप्शन है भानुमती। संयोगिता और पद्मावती ये दो तो बहुत ही चर्चित नाम हैं। हिंदी साहित्य के अलावा अन्य विद्यार्थी, साधारण व्यक्ति भी इन दोनों नामों से परिचित होंगे। तो अपने पास दो ही ऑप्शन बच जाते हैं, राजमती और भानुमती। तो इसका ऑप्शन है राजमती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 44वें नंबर का प्रश्न है, नेमिनाथ रास के रचनाकार है। नेमिनाथ रास के रचनाकार है। पहला ऑप्शन है जिनदत्त सूरी, दूसरा सुमित गुणी, तीसरा आशगु कवि, चौथा शालिभद्र सूरी। फिर से देखते हैं। पहला ऑप्शन जिनदत्त सूरी, दूसरा सुमित गुणी, तीसरा आशगु कवि, चौथा शालिभद्र सूरी। तो इसका आंसर हो गया सुमित गुणी। शालिभद्र सूरी जी को गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ण रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ज्योतिरेश्वर ठाकुर द्वारा रचित यह व्याकरण का ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ब्रज पहला ऑप्शन है, दूसरा अपभ्रंश, तीसरा मैथिली, चौथा अवधी। फिर से देखते हैं। पहला ब्रज, दूसरा अपभ्रंश, तीसरा मैथिली, चौथा अवधी। तो इसका आंसर हो गया मैथिली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 46वें नंबर का प्रश्न है, मनहु कला शशिभान कला 1600 बन्नीय। मनहु कला शशिभान कला 1600 बन्नीय इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रवरदाई, दूसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो, तीसरा ऑप्शन है विद्यापति, चौथा ऑप्शन है देवसेन। तो इसका आंसर हो गया चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो जिन्होंने रचना की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 47वें नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं। पहला ऑप्शन है हेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल रहमान, तीसरा ऑप्शन है स्वयंभू, चौथा ऑप्शन है पुष्यदंत। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू है। 47वें नंबर का प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 48वें नंबर का प्रश्न है, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए। सकारे का अर्थ जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो इस शब्द से भली बात ही परिचित होंगे। सकारे, सौकारे आदि सुबह शब्द के लिए यूज होता है। सुबह शहरों में सुबह बोलते हैं, मानक भाषा में सुबह। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन अमीर खुसरो, दूसरा रहीम, तीसरा कबीर, चौथा सरहपा। पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा रहीम, तीसरा कबीर, चौथा सरहपा। तो इसका आंसर हो गया अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की भाषा उस समय खड़ी बोली इनके साहित्य में, इनकी रचनाओं में काफ़ी प्रदर्शित होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 49वें नंबर का प्रश्न है, 63 महापुरुष गुणालंकार। 63 महापुरुष गुणालंकार पंक्ति, माफ कीजिए ये ग्रंथ है, एक पंक्तियां नहीं है। 63 महापुरुष गुणालंकार के रचनाकार हैं। इसको क्रॉस कर देते हैं। 63 महापुरुष गुणालंकार के रचनाकार हैं। इसका एक अन्य नाम महापुराण भी है। इसमें 63 महापुरुषों का वर्णन किया गया है। 63 महापुरुष गुणालंकार। पहला ऑप्शन है पुष्यदंत, दूसरा ऑप्शन है चरपटनाथ, तीसरा ऑप्शन है स्वयंभू, चौथा ऑप्शन है सरहपा। तो इसका आंसर है पुष्यदंत। स्वयंभू से ये बाद के कवि हुए हैं। 63 महापुरुष गुणालंकार की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, 50वें नंबर का प्रश्न है। जी 50वें नंबर का प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है शालिभद्र सूरी, दूसरा ऑप्शन है चरपटनाथ, तीसरा ऑप्शन है जिनदत्त सूरी, चौथा ऑप्शन है सुमित गुणी। पहला ऑप्शन शालिभद्र सूरी, दूसरा चरपटनाथ, तीसरा जिनदत्त सूरी और चौथा सुमित गुणी। इसमें भरत और बाहुबली दो राजाओं की इसमें चर्चा की गई है इस रास में। तो इसका आंसर है शालिभद्र सूरी। तो इस तरह अपने 50 प्रश्न आदिकाल से संबंधित पूरे हुए। आदिकाल संबंधित अन्य प्रश्नों की सीरीज जो है आगे आपको दी जाएगी। तो ये 50 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
आशा करता हूँ।